नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज रिवर्स टॉक में फिर मैं मनोरमा आपके साथ समसामयिक विषय पर चर्चा के साथ हाजिर हूँ। और साथ में हमारे पैनलिस्ट भी। आज बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर को कायर कहने का हक इतिहास देता है और सच बोलना अगर जुर्म है तो मैं दोषी हूं। गोडसे का वंशज सावरकर का बचाव कर रहा है और ये जानकारी अदालत से छिपा भी रहा है। मतलब तो ये जो बयान है इसके पीछे वो खबर है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े राहुल गांधी पर जो सावरकर से जुड़ा मानहानि का मुकदमा चल रहा है वो मामला, उस मामले में इसी बुधवार को पुणे के विशेष एमपी एमएलए अदालत में कोर्ट में उनकी पेशी हुई। कोर्ट में उन्होंने आवेदन दायर कर यह दावा किया कि मामले में जो शिकायत करता है सात्विकी सावरकर वो नाथूराम गोडसे का वंशज है। और राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि शिकायत करने वाले शख्स ने जानबूझकर अपने वंश की ये जानकारी छुपाया है। और उनके मुताबिक जो उन्होंने आवेदन में कहा है वो ये कि सात्विकी सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे की बेटी का बेटा है, यानी कि उनका नाती है। पोता भी कहते हैं, कहीं कहीं नाती है। तो अब सवाल ये है कि इस दावे से राहुल गांधी के मानहानि के मामले पर क्या असर पड़ेगा। क्या सच में नाथूराम के वंशज से सावरकर की पैरवी की बात से इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है? ये हम लोगों को बाद में पता चलेगा या हमारे पैनलिस्ट ही इस पर बताएंगे कि इस मामले से उसमें टेक्निकली क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि इस पृष्ठभूमि शिकायतकर्ता की इस पृष्ठभूमि पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने एक नैतिक सवाल तो जरूर खड़ा किया। विश्वसनीयता का भी दावा, जो जिसने शिकायत की है उसकी विश्वसनीयता पर भी जो है उसको कटघरे में राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। और ये भी है कि इस दावे के बाद क्या ये मुकदमा सिर्फ कानूनी जो है वो लड़ाई, माफी वीर कहने और ये सब जो है ये कानूनी लड़ाई सिर्फ रह जाएगा, या फिर ये एक उस वैचारिकी पे आएगा कि एक तरफ जहां महात्मा गांधी के हत्यारे खड़े हैं, दूसरी तरफ गांधी वाद और गांधी को लेकर जो संघर्ष कर गांधी के विचारों की बात करने वाले हैं वो है। तो ये मतलब एक दो यहाँ पर आकर के ये टकरा रही है। एक व्यक्तिगत मानहानि का दावा, व्यक्तिगत मानहानि का ही ये सिर्फ मामला रह जाएगा या फिर ये विचारधारा की बात को भी आगे बढ़ा रहा है इस दावे के बाद से। तो हम इस पर ये बात करेंगे आज की चर्चा में कि राहुल गांधी का ये दावा कानूनन जो है वो क्या लेता है, तो आगे के दिनों में पता चलेगा या कोई कानूनी एक्सपर्ट इस पर बताएगा। लेकिन इस एक दावे से क्या वैचारिकी के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर राहुल गांधी ने उनको बैकफुट पर डाला है इस पहचान के उजागर होने के बाद से। हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ हेमंत कुमार जी हैं, रोज की तरह राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक। हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं आज, राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हमारे साथ फरहान साकिब जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हमारे साथ विनय ठाकुर, हमारे साथी संपादक स्त्रीकाल के और वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की भी टिप्पणी मैं आज संजीव जी से ही शुरू करूंगी। संजीव जी, खास तौर पर राहुल गांधी पर ये राहुल गांधी पर किताब भी इनकी आ ही गई है, सबने पढ़ा होगा, व्याकुल मन का नायक। राहुल गांधी ने जो ये उठाया है, ये दावा किया, आवेदन किया है कि जो सात्विकी सावरकर है वो दरअसल नाती है गोपाल गोडसे का, जो नाथूराम गोडसे का भाई था और महात्मा गांधी का हत्यारा था, जो गांधी की हत्या को वध कहते हैं। वो उस वैचारिकी से आने वाला पूरा ये लिनेज है। तो अब क्या इस बयान से आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ मानहानि की बात नहीं रह गई है, अब ये विचारधारा के स्तर पर राहुल ने कोई एज ले लिया है? जी मनोरमा, आपके सवाल पे आऊं उसके पहले मनीष जी को बहुत बधाई। आज बड़ी पियरी
पियराइल वर्णन, पियराइल माने उसके नेगेटिव सेंस वाला नहीं, माने। और देखिए जब आप वो क्या पी रहे हैं, उसका कलर क्या है, पीला है क्या, या जो ग्रीन टी पी रहे हैं आप, लेकिन वो पूरे वो पीला पीला ही दिखाई पड़ रहा है। उसको आप देखिए, सामने लाइएगा ग्लास, तो वही दिखाई पड़ेगा। तो दिखाई पीजिए ना, उनके पीछे पर्दे का कलर भी धानी कलर है, तो देखिए धानी पीला क्या कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग तो और जो एल्गोरिदम है ना, वो एल्गोरिदम इसी तरह से काम करता है। यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का, आप जो एक बार देखेंगे, जो आपको दिखेगा एक बार, उसी के अनुसार चीजें जो है, टेक्स्ट है, वीडियो है, वो सब आपके सामने आता रहेगा, आपकी रुचियों के हिसाब से आता रहेगा। तो आंखों में आपकी पियरी छाई है, हरियरी छाई है, लाली छाई है, भगवा छाया है, ये सब भी बहुत कुछ मायने रखता है नैरेटिव के लिहाज से। देखिए तकनीकी बात जो है उसको समझने लायक है। इसमें ये है, मैंने पिटीशन नहीं देखा है इनका सात्यकी का। सात्यकी गोडसे के परिवार से आते हैं, मैटरनल पक्ष से, माने नाती। तो हो सकता है कि उसमें ऐसा कोई स्कोप हो, या उन्होंने जो व्याख्या की हो कि वो किस परिवार से आते हैं, पिता का यदि वंशज बताया हो उस पिटीशन में अपने, तो हो सकता है कि एक प्ली लिया गया मैटरनल होने का, कि ये साइड जो है गोडसे से जुड़ा हुआ है कोर्ट के स्तर पे, तो वहां का जो असर होगा वो। लेकिन आमतौर पे पिटीशंस में और पिटीशन के रिप्लाई में फादर और मदर की पीढ़ी के बारे में बहुत चर्चा होती नहीं। उस पिटीशन में क्या है ये बहुत मायने रखेगा कानूनी लिहाज से, जो आपका ये पक्ष, ये सवाल था ना, तो वो उसको कैसे, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से वो बहुत मायने रखेगा, क्योंकि वो खबर बनी, पिटीशन का रिस्पॉन्स है ना, वो वहां वो बयान नहीं, पिटीशन का रिस्पॉन्स है। वो खबर जब बाहर आती है तो नैरेटिव बनता है, और वो नैरेटिव ये है कि ये गोडसे का नाती सावरकर का केस लड़ रहा है। हालांकि ये पब्लिक स्पेस में पहले से भी क्लियर है। आप पुराने उनके जितने भी इंटरव्यू देखिएगा, जब वो पिटीशन डाला था सात्यकी ने, उस वक्त से ही सारे टीवी चैनलों पे, इंक्लूडिंग जो उनका नैरेटिव चैनल है जो गोदी ये जिसमें ये मुख्य मीडिया है कथित तौर पे, वहां भी वो गोडसे के नाती के तौर पे ही है। आप कोई भी इंटरव्यू उनका पुराना उठा कर देख लीजिए, 2023 का, 2000 ये। तो ये परसेप्शन अब बाहर वो प्रचारित थोड़ा कैसे होता है, कैसे वो उसको लेकर के, ये बहुत मायने रखेगा। एक बात। दूसरी बात उसमें है क्या, उसमें है कि आपने अपमान किया, डिफेमेशन का वो मामला है। तो उसमें राहुल जी जो प्ली ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि गोडसे द्विराष्ट्रवादी थे, आगे वो जो कह रहे हैं द्विराष्ट्रवादी थे, एंटी मुस्लिम थे, एंटी मुस्लिम महिला थे। वो जो उनका प्रसिद्ध जो उनका ये है कि शिवाजी को औरतों को नहीं लौटाना चाहिए था मुस्लिम महिलाओं के, और वो टिप्पू सुल्तान और उससे तुलना शायद करते हैं। तो ये सब है। तो उनकी जो वैचारिकी का मामला है वो सब चीजें फिर से एक बार, ये बहुत दिनों से डिस्कोर्स में है, एक बार और डिस्कोर्स में आएगा। अब जो दूसरी बात है कि इससे राहुल गांधी का एक कंसिस्टेंट अप्रोच इस प्रसंग में वो सिद्ध होता है, और ये स्वागत योग्य है पब्लिक डिस्कोर्स में। कम से कम इनकी आखिर लड़ाई तो इनकी कोर आइडियोलॉजी से है। ये जो मोहन भागवत ने जो कल इंटरव्यू दिया, जिस पर हम लोगों ने दिमाग खर्च किया है 2-3 दिन से, कई एपिसोड में किया है, हेमंत जी से साथ बैठ के अलग से कर रहे हैं, और भी जगहों पे बात कर रहे हैं, उसी का तो हिस्सा है ना ये। सावरकर का मामला थोड़ा पहले से है, वो 1916 में आए थे, ये 1925 में आए, आरएसएस 1925 में आया, हिंदू महासभा 1916 में गठित हुआ। बोटसे सारी पूरी वो परंपरा है जिसमें वो शकुन, कल जो हम लोग बात कर रहे थे, गोली मारने वाला हर्षा, तो ये एक डिस्कोर्स में सामने आएगा, ये निश्चित तौर पे। और वहां राहुल जी की कंसिस्टेंसी भी दिखेगी, एक महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी साथ साथ आ रही हैं, कोई नई चीज नहीं घटित होने जा रही। वो है कि इंदिरा गांधी ने उनको वीर कहा, इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया, ये सारी चीजें दोनों तरफ से चीजें आएंगी। हमारा ये मानना है कि इन सब से ज्यादा इस देश को बहुत ज्यादा जो अभी सबसे लेटेस्ट जरूरत है वो है इलेक्टोरल इम्पैक्ट का। वो बेहद महत्वपूर्ण है। सत्ता पे काबिज होना। देखिए आप क्या हो रहा है,
नरेंद्र मोदी का पूरा एटीट्यूड क्या है? वो पूरा ऑपरेशन सिंदूर को, बिहार चुनाव को लेकर हम लोग बात कर ही रहे थे, इसके अलावा पूरा 32 इवेंट और तमाम चीजें जो वो कर रहे हैं, वो पूरा आरएसएस और बीजेपी। देखिए, नशिकांत दुबे दुबई में जाके कह रहा है कि वो कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ उनके बयानों के कारण, मैं उनको एमपी सांसद के नाते रहे हैं नहीं बोल रहा हूँ, वो कह रहा है कि हमने फिलिस्तीन को, मैंने इजराइल मानता ही नहीं है, इजराइल बदमाश है, इजराइल सुनता ही नहीं है, भारत ने फिलिस्तीन को इतना मेडिसिन भेजा, ये भेजा वो भेजा। देखिए क्या होता है, यहां आकर वो कुछ और खेल करेगा, वहां जाकर के कुछ खेल और कर रहा है। ये एक सीधा सीधा है। तो उनको क्या है कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, क्योंकि नरेंद्र मोदी को एक स्वाद लग गया है, वो स्वाद ये है कि जिस अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, उसी अमेरिका ने सत्ता में रहते हुए ट्रंप, अब की बार भी सब हो गया, देखा आपने। तो उन्हें पता है कि हमको यहां जीतना है, यहां बने रहेंगे, 100 साल आ गया है, प्रधानमंत्री हमारा है, राष्ट्रपति हमारा बल्कि है, उपराष्ट्रपति बल्कि हमारा है। मोदी के साथ ट्रम्प का मेमोयर भी आया, जिसमें जो उनके बीच के सब जो सब सब आपने तो उनको ये कहानी पता है कि हम यहाँ सत्ता में रहेंगे तो अपनी विचारधारी सावरकर उवरकर सबको लेके पार कर लेंगे, उनको ये पता है। तो इसीलिए इस पक्ष को, इस कंसिस्टेंसी के अलावा जो है, जो नैरेटिव्स की है, किताबें आ चुकी हैं और वो लगातार वो चल रहा है, तो उससे ज्यादा अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है इलेक्टोरल विक्ट्री की। जिस दिन केंद्र की सत्ता पे से ये विदा हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये जो सावरकर वाला मामला है और जो इंदिरा गांधी वाला भी मामला, वो सब सॉल्व हो जाएगा। सावरकर को जो स्थान मिलना था पहले ही मिल चुका है, अभी नई कोई चीज, वो कोई वीर और हीरो और तमाम चीजें, लेकिन ये रह जाएंगे 5-10 साल और, तो सावरकर फिर समझ सकते हैं। ठीक है। हाँ, हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, देखिए, संयोग है कि आज सावरकर की जयंती भी है। प्रधानमंत्री ने फिर से जो है संदेश लिखा है सावरकर के लिए, और नमन उन्हें राष्ट्र की तरफ से अर्पित किया है। और तमाम कई और हमारे दोस्त मुहिम लोग भी हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पर हिंदू होने का जो मतलब है, और पितृदेश और इस तरह के सारे हैं, और हम लोग आज इस पर संयोग से बात कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले सावरकर में सनातन वाले हैं, सावरकर हिंदू वाले नहीं है, सावरकर सनातन वाले हैं। हाँ, तो पितृदेश जो कहा है ना, भारत को पितृदेश का कहा है उन्होंने। हाँ, वो माता नहीं मानते ना, वो भारत पिता है, इस तरह से। तो मुझे, मेरा मतलब, मैं भूल गई थी ये बात, लेकिन जो स्टेटस देख के सबका मतलब मुझे आज याद आ गया ये, कि अच्छा, आज ये सब भी चल रहा है। तो ये है, तो आज संयोग से हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो अब बाद में मुझे ध्यान आया कि आज तो जयंती भी है उनकी, और प्रधानमंत्री से लेकर सभी ने आज विश किया है जो भी। लेकिन खैर, हम इसके आगे की बात करें जो राहुल गांधी ने की है, और वही विचारधारा के स्तर पर जो है ये राहुल गांधी पर लगातार आप देखें, रांची में भी नॉन बेलेबल जो है वो अमित शाह के खिलाफ जो एक हत्यारे को अध्यक्ष बना देने का मामला था, उस पर उन्हें किया गया है। और ये बोला है कि नॉन बेलेबल ये वारंट है, राहुल नहीं पेश, बार बार समन पे वो हाजिर नहीं हुए हैं इसके लिए। तो देखते हैं वो मामला किस तरह से अनफोल्ड होता है। एक ये भी है, इस मामले में जो विचारधारा के स्तर पर वो लेकर के आए हैं, आपको क्या लग रहा है? आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? जी धन्यवाद। हम लोग एक ऐसे दौर में सावरकर पर बात कर रहे हैं कि जब ये बीजेपी संघ परिवार के जितने भी की ओर से जिनको नायक के रूप में खड़ा किया करने की कोशिशें लगातार जो हो रही है, और जो इस देश में सचमुच आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए लोग, इस देश के आधुनिकीकरण, इस देश के नवनिर्माण में लगे हुए लोग, उन तमाम लोगों को खारिज करने की कोशिशें चल रही है। अभी देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के जो बात कही कि पटेल चाहते थे कि सेना हमारी पीओ के लेकर के ही लौटे, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया, नेहरू इस प्रस्ताव को पर नहीं माने। अब इससे बड़ा झूठ और कोई हो सकता है? जिस समय पाकिस्तानी सैनिकों ने कवालियों के भेष में आक्रमण किया कश्मीर पर, उस समय कश्मीर किसके पास था? राजा हरि सिंह के पास था।
तो ये जो फैक्ट है, और वो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। जब आक्रमण हुआ उसके बाद जब इधर से कहा गया कि पहले आप संधि प्रस्ताव पर दस्तखत कीजिए या तैयार होइए, उसके बाद हमारी सेना जाएगी, तो इस स्थिति को छुपा करके इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलना, तो इनके पास जो नायक हैं वो एक तरह से किसी न किसी रूप में उन पर सवाल खड़ा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो उन नायकों को जबरन नायक बनाना है, और जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी नायक रहे हैं हमारे, उनको खलनायक की तरह पेश करना है। उसमें सबसे बड़े निशाने पर वो नेहरू हैं उनके। लेकिन इनके यहाँ क्या चल रहा है? इनके यहाँ सावरकर को नायक बनाना है। इनके यहाँ एक पूरी परंपरा है जो गोडसे की पूजा करेगी, जो एक ऐसी परंपरा भी है जो कि महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके उस पर गोली मारने का उसका गोली मारेगी उसको। तो ये जो पूरा इनकी ओर से जो पूरा जो चलाया जा रहा है, उसके पीछे मकसद ये है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि इतिहास बदलना है, तो इतिहास बदलने के लिए ये नायकों को भी बदलेंगे, शहरों के नाम बदलेंगे, और इतिहास से मुगल काल को भी हटा देंगे। तो ये जो फर्जी इतिहास रचना चाहते हैं, उसमें इनको असली नायकों से दिक्कत है। और ये ऐसे लोगों को भी आत्मसात करने की, या ये तो कहते रहे हैं ना कि हमने तो महात्मा बुद्ध को पचा लिया, तो अम्बेडकर क्या है। तो ऐसे नायकों को पचा जाने वाली जो राजनीतिक ताकत है, उसके सामने अब यही है कि जो लोग भी इनकी आलोचना करते हैं, जो लोग भी सवाल खड़े करते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं है, इन्होंने इस देश को बनाने में कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि इस देश के बनाने में, इस देश के नवनिर्माण के रास्ते में सबसे बड़े बाधक थे, और उस बाधक बनने का सबसे बड़ा कारण था इनकी वैचारिकी, जो वैचारिकी इनको 2000 साल पीछे ले जाती है। तो ये इनके साथ, तो अब करना क्या है इनको कि जो कोई भी आलोचना करेगा उसको कहना है कि नहीं, आप आलोचना नहीं कर सकते, आलोचना आप करेंगे तो आप पर मुकदमे ठोके जाएंगे, आपकी लिंचिंग होगी। वो अलग अलग किस्म की लिंचिंग होती है, एक तो शारीरिक लिंचिंग होती है, एक आपके खिलाफ जो ट्रोल की जो लिंचिंग होती है वो लिंचिंग होती है। तो अभी जो आपको याद होगा कि जब ये उद्धव ठाकरे ने मना किया था कि आप सावरकर पर राहुल गांधी बोलना बंद कर दें, तो अब उनको, लेकिन राहुल गांधी जिस सियासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिससे जहां वो टकरा रहे हैं, वहां इन चीजों को बोलना पड़ेगा, इन चीजों पर सीधा सीधी आपको टकराव में जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप टकराव में नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दिक्कत पैदा होगी। ये अलग बात है कि इनकी पार्टी के बहुत सारे लोग इनके साथ इस मसले पर खड़े नहीं दिखते हैं, खासकर सावरकर वाले मसले पर। इवन की जो इनके एलाइज पार्टनर हैं, आप शरद पवार को भी देख लेंगे, तो शरद पवार भी इस सवाल को लेकर के असहज हो जाते हैं। तो अभी हेमंत जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो सीधे सीधे इस पर मतलब वो किया है कि हम राहुल गांधी आएंगे और उनके काफिले पे मतलब कालिख पोत देंगे, इस तरह की खबरें भी देखी मैंने। हाँ बिल्कुल। तो ये अभी दूसरी बात यह है कि अभी एक रोचक तथ्य आज हमने देखा कि जो फ्रीडम एट मिडनाइट में इनके बारे में सावरकर और गोडसे की जो सेक्सुअलिटी है उसको लेकर के जो पूरा एक पेज है, उसको नए संस्करण में उसको हटा दिया गया है, उसको पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। एक हम लोग के फेसबुक फ्रेंड ने उसका पूरा पेज वो शेयर किया है, कहा है कि ये आप इसको ये सेव करके रख लीजिए कि आपको नए संस्करण में ये मिलेगा ही नहीं, ये उसमें से हटा दिया गया है वो। तो ये उनको छापा किसने है? अच्छा, मिडनाइट के प्रकाशक कौन है मुझे नहीं पता। हाँ देखो। तो ये मुझे लगता है कि ये जो इनके पास जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये इस तरह की चीजों को हटा करके ये इतिहास से बहुत सारे एक दो तरह का काम कर रहे हैं। एक तो आम्बेडकर का जो वांग्मय है उसमें भी छेड़छाड़ करना है,
उसके उसके प्रकाशन को रोकना है, उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां कर देनी है। उसमें जो पूरा जो एक तरह से जहां कहीं भी वो बिल्कुल मारक क्षमता जो है उसमें उसको कुंद करना है। और दूसरे जो इनके जितने भी जो नायक, जिनको ये नायक बनाना चाहते हैं, उनके बारे में फर्जी इतिहास गढ़ना है। उनके बारे में जो कुछ जो हकीकत है उसको इतिहास से गायब कर देना है। तो इस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस मसले को लेकर के जितना कुछ बोलते हैं, ये इनके लिए दिक्कतप्रद होती है, खास करके संघ परिवार और बीजेपी के लिए। जी ठीक है, हम साकिब के पास आते हैं। साकिब, ये जो लगातार जैसे संजीव जी ने कहा कि मतलब वीर सावरकर, तो उनको उन्होंने ही कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था, और डाक टिकट वगैरह भी आई थी, तमाम चीजें हैं वो है। और सावरकर, जो भी सावरकर के बारे में जो इतिहास है उसमें एक हिस्सा अलग तरह का है, दूसरा हिस्सा जो काला पानी के बाद का जो हिस्सा है वो अलग तरह का है। लेकिन अभी जो राहुल गांधी ने जो खुलासा किया उसमें सीधे सीधे वहां से भी जाके जोड़ता है जो गांधी की हत्या से जुड़ा हो, तो यानी कि उस वैचारिकी से भी आकर के जोड़ता है। और अभी हम देख रहे हैं कि खुद सावरकर को लेकर के जो इंडिया अलायंस है उसमें मुख्य तौर पे जो महाराष्ट्र से संबंधित पार्टी है, तो वहां पर इसको लेकर के असहजता है। चाहे शरद पवार के बारे में भी जिक्र हुआ, तो ऐसे में क्या इस मसले पर अगर बहुत ज्यादा होता है तो अलग थलग पड़ सकते हैं राहुल गांधी, या कांग्रेस अलग थलग पड़ सकती है सावरकर वाले मसले पर, इसमें जो है और ये विपक्ष की राजनीति को, इंडिया अलायंस की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। जिस तरह से राहुल गांधी आक्रामक है उस तरह से बाकी लोग आक्रामक नहीं है इस मसले पर। अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरा ये अपना मानना है मनोरमा जी कि इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो, इसको बहुत हद तक लेजिटिमाइज करने में कांग्रेसियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसमें आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा एक मजबूत तथ्य है। संजीव सर मुझसे बेहतर बताएंगे अगर इस पर कभी बात होगी तो। दूसरी बात यह है कि सावरकर को आज क्यों विमर्श के केंद्र में लाया जा रहा है? राहुल गांधी के ही आड़ में से ही फिलहाल मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है, आप अगर देखेंगी तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो दक्षिणपंथी संगठन है, वो अपने विरोधियों को थाने के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से या अदालतों के माध्यम से उनके खिलाफ एक प्रॉक्सी वार में शामिल है। मैं इसको एक प्रॉक्सी वार मानता हूं। तो अभी उनको लग रहा है कि राहुल गांधी एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उनके सामने खड़े हो गए हैं। जैसे बिहार में कभी लालू यादव के बारे में कहा जाता था कि भाई दो किनारे हैं, ये नहीं मिलेंगे। अखिलेश यादव मिल सकते हैं, उद्धव ठाकरे कब चले जाएंगे एनडीए में कहना मुश्किल है, शरद पवार कब चले जाएंगे एनडीए में कहना मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी नहीं जाएंगे। ये एक तथ्य है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी हेमंत सर जो कह रहे थे, आप देखिए कि वो तमाम लोग जिनको सार्वजनिक रूप से याद करने की इनकी हिम्मत 70 सालों में नहीं हो पाई, उनको अब इन्होंने बहाने बहाने से याद करना शुरू किया है। अब देखिए 21 जून को योगा डे इन्होंने घोषित किया है, विश्व योगा डे, हेडगेवार के नाम पर, कि उस दिन ये योगा की आड़ में हेडगेवार का महिमा मंडन करते हैं। चूंकि ये खुल के कभी कुछ कर नहीं सकते हैं। ये अलग बात है कि मोदी जी जाएंगे बाहर में, अमेरिका में जाएंगे तो कहेंगे कि भारत जो है बुद्ध और गांधी का देश है, ये अलग बात है। लेकिन इन्होंने एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश की है सोसाइटी के अंदर में कि लोग उसको भी जाने, जो आरएसएस के जो विचारक रहे हैं या नायक हैं, इनके कथित नायक, उनके बारे में भी लोग जाने। अब आते हैं सावरकर पे। सावरकर इनके लिए हिंदुत्व का बड़ा पोस्टर बॉय है, लेकिन सावरकर के बाद इनके जितने भी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हुए, तात्कालिक रहे हो या बाद वाले रहे हो, मतलब एल के आडवाणी तक को मैं देखता हूं, उसमें दीनदयाल उपाध्याय भी हैं, गोलवालकर भी हैं, उसमें वाजपेयी जी भी हैं, उसमें एल के आडवाणी जी भी हैं, सब मौजूद थे जब सावरकर की 1966 में मृत्यु हुई थी। लेकिन कोई भी उनकी अंतिम यात्रा में, उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए हैं। इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। लेकिन आज उनको ये हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना रहे हैं। ये अच्छा, उसकी क्या वजह थी कि ये तमाम लोग जो उस वक्त मौजूद थे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए? दरअसल एक डर उस वक्त इनके मन में था कि गांधी की हत्या में जो लोग शामिल थे
उनके साथ इनके बड़े मधुर संबंध थे, चाहे वो गोपाल गोडसे हो या शंकर किस्तैया हो या मदन लाल पहवा हो, दत्तात्रेय परचूरे हो, जिन लोगों पर गांधी की हत्या का आरोप लगा था, जिसमें सावरकर भी हैं, उसमें उसकी एक वैधानिक अलग वो एक अलग क्या बोलते हैं उसको कि एक प्रसंग है, उस पर कभी और बात होगी। लेकिन इनके मधुर संबंध तो थे, उन लोगों के साथ इनका उठना बैठना था, मिलना जुलना था, अच्छे संबंध थे, ये तमाम लोग जानते हैं। तो शायद इनके मन में ये चोर रहा होगा कि गांधी के हत्यारों के साथ चूंकि इनका बड़ा मधुर संबंध रहा है और ये दुनिया जानती है, इसलिए इनको अपनी फेस सेविंग करनी थी, इसलिए ये इनकी अंतिम यात्रा में जाकर के शामिल नहीं हुए। अगर ये वाकई इनको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय मानते हैं तो, या वो तब थे। लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा की जो विचारधारा है वो बुनियादी तौर पर सावरकर की विचारधारा से जुड़ी हुई है, उसको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। मतलब उनको आप सावरकर की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा हो या हिंदू महासभा की विचारधारा, उसके एक जनक के तौर पर आप सावरकर को रख सकते हैं, सावरकर को रखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो इनके मन में चोर था उस टाइम में, ये गए नहीं। लेकिन आज चूंकि अब सावरकर को सोसाइटी में एस्टैब्लिश करना है, इसलिए राहुल गांधी को लेकर के इन्होंने, राहुल गांधी को सामने खड़ा करके इन्होंने अब उस पर डिबेट करना शुरू किया है, विमर्श करना शुरू किया है। राहुल गांधी पर मुकदमों की बात, मामला सिर्फ मुकदमे तक नहीं है मनोरमा जी। राहुल गांधी पर तो इस बात का भी मुकदमा है कि एक दूध वाले ने उन पर मुकदमा कर रखा था कि मैं जा रहा था तो ये भाषण दे रहे थे, मेरा दूध गिर गया था। तो इस मुकदमे आजम खान में बकरी चोरी का मुकदमा है। मतलब आजम खान जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उसमें बकरी चोरी का मुकदमा है। मतलब कितना हास्यास्पद लगता है। तो मुकदमे वाली बात नहीं, बात यह है कि उस पर इंदिरा गांधी पे जनता पार्टी की सरकार ने जी 2 मुर्गी या 3 मुर्गी और 2 अंडे की चोरी का आरोप चलाया और बाजब्ता ट्रायल हुआ। ये मुझे नहीं पता था सर। बहुत सही, बहुत, मतलब ये एक तरह से समझिए चुटकुले हैं, ये एक तरह से चुटकुले हैं। और कोर्ट इंडोर्स कर रहा है इन चीजों को, कोर्ट में ये मुकदमे एक्सेप्ट कर लिए जा रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अब मेरे जैसे किसी आदमी पे बोल दे भाई मोबाइल चोरी किया है, तो चलिए कोर्ट ले भी ले। अब मुझ पे कोई बोले कि मुन्ने ने मुर्गी चोरी किया है, तो मोहल्ले के लोग भी सोचेंगे यार ये आदमी मुर्गी चोरी वाला तो नहीं लगता है। ठीक है, तो ये असल में सावरकर को विमर्श के केंद्र में लाना, देखिए, और वो सक्सेस हो रहे हैं इसमें। हम और आप बात कर रहे हैं ना, हम उनके वैचारिक विरोधी होने के बावजूद हम बात कर रहे हैं, ये उनकी कामयाबी है। मैं इसको कामयाबी मानता हूं उनकी। बोलिए संजीव सर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। हम जैसे फिर हम लोग कामयाबी ये भी नेहरू की भी मानते हैं कि बार बार उन्होंने नेहरू को प्रासंगिक बनाए रखा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है कि वो बार बार नेहरू को भी लेकर के आ जाते हैं, तो हम लोग नेहरू पे भी बात कर लेते हैं। और इंदिरा गांधी पर तो खैर अक्सर हम लोग बातें करते रहते हैं। पर्सनली भी, और हम लोग बहुत कम ही बात करते हैं सावरकर पर। पर्सनली मेरा मानना है कि सावरकर की न कोई चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राहुल जी जैसा यदि कोई बात सेंटर, इसलिए हमें आज आपने संयोगवश बताया कि आज उनकी आज जयंती भी है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हम एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप एक साथ, हम मोदी नहीं है भैया कि गांधी को भी एक साथ हम श्रद्धांजलि अर्पित करें और सावरकर की जयंती। सावरकर और गोडसे हमारे सेल्फ में हो, हमारे पढ़ाई किताबों की उसमें वो हम अपना पढ़ें लिखें जो करना है। तो मोदी सिर्फ मोदी क्या, मोदी के चेले चंपे भी ऐसे ही हैं। या आप निशिकांत दुबे को देख लीजिए ना, अभी क्या संजीव सर बता रहे थे ना, इसलिए इस बात का कि आज इसी की तो लड़ाई है कि जब अगर वो और मोदी यही तो कर रहे हैं कि जहां गांधी को दिखाना है, बेचना है, गांधी को दिखा बेच रहे हैं। और फिर आज के दिन में फिर वो सावरकर को, गोडसे को, और अभी जो पद्म विभूषण, मैं अगला सवाल विनय के पास वही लेकर जाऊंगी, तब तक आप अपनी टिप्पणी पूरा। अब देखिए, वो राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है कि वो जो गोपाल गोडसे की बेटी है हिमानी सावरकर, जो अभिनव भारत से जुड़ी हुई हैं, जिन पर दंगों, वो मक्का मस्जिद और वो तमाम जो मालेगांव ब्लास्ट का आरोप है जिस संगठन के ऊपर में, उस संगठन की वो सरगना है, उनके बेटे हैं ये सात्विक सावरकर, या जो भी इनका नाम है, ये जो याचिका करता है राहुल गांधी के खिलाफ, शायद क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, सात्विकी सावरकर। हाँ, सात्विकी सावरकर, ये हिमानी सावरकर के बेटे हैं। ये राहुल गांधी ने उनसे कहा है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है कि आप इनकी वंशावली मंगाइए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक मनोवैज्ञानिक एज लेने की कोशिश तो कर रहे हैं इस मुद्दे पर। और मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जिस दिन सावरकर को आप इंडोर्स करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप अंबेडकर की आइडिया ऑफ इंडिया को खारिज कर देंगे, ऑटोमेटिक खारिज कर देंगे आप।
आप नेहरू के विजन को खारिज कर देंगे, गांधी को खारिज कर देंगे, और तमाम जो नायक हैं, आजादी के नायक हैं, जो वास्तविक नायक हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, शहीद अशफाक उल्लाह खान हो, बिस्मिल हो, आजाद हो, भगत सिंह हो, तमाम लोगों को आप खारिज कर देंगे अगर आपने सावरकर को एंडोर्स कर लिया तो हम जी ठीक है, विनय के पास आते हैं। विनय, साकिब जो है पोस्टर उसकी बात करते, पोस्टर बॉय की बात करते हैं जिस तरह से, और बीजेपी इसका बहुत अच्छे से, आप देखिए अब अभी जो साध्वी रितंभरा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उसको इसके लिए नहीं सम्मानित किया गया जो कांड उसने सांप्रदायिकता और क्या बोलते हैं कम्युनलिज्म को फैलाने के लिए जो किया, जो चीज उसने किया है, राम मंदिर आंदोलन और ये और तमाम तरह की, उसको किया गया समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आप देखिए दोनों चीजें एक साथ। विनय जी को शायद ये पता होगा कि साध्वी रितंभरा की संस्था को आर्मी मतलब सैनिक स्कूल चलाने के लिए इसमें भी हमने बात की, हमने इस पर भी बात की थी। तो आप देख लीजिए, वो है घोर सांप्रदायिक चेहरा, पोस्टर वुमेन है, वो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहिए, पोस्टर वुमेन कहिए, जो कहिए, वो है, वो एक पोस्टर है वो, और उसके बाद उसको सम्मानित कर रहे हैं किससे? इससे। तो क्या ये इसी तरह से है? और ऐसे में राहुल गांधी का ये स्टैंड और ये बात बहुत मायने रखती है, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है कि उन पर जो मानहानि का केस किया गया है इस मामले में, माफी वाले मामले में, वो पूरी की पूरी एक लेगेसी है जो हिंदुत्व की है, जो सांप्रदायिकता की है, जो मतलब नफरत की है, और यही, और जो गांधी के हत्यारों की है, वो परंपरा जो है वो आकर के यहाँ पर राहुल गांधी से टकरा रही है। तो ये सिर्फ मानहानि का मामला नहीं है, सिर्फ माफी वीर कहने का मामला नहीं है, ये मामला उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसको व्यापक तौर पे ही लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? धन्यवाद मनोरमा। देखिए, कानूनी लड़ाई जो है वो तो एक है, कानूनी लड़ाई में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं कि कुछ उससे ज्यादा फर्क पड़े। असली लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है, क्योंकि ये जो अभी जो हम देख रहे हैं, जो संघर्ष जो चल रहा है, वो 1937 में आप जाकर के देखिए, वहां पे भी 3 धाराएं हैं, और वहां जो संघर्ष चल रहा है वही पलट करके यहाँ। आपने बातों बातों में वो जिक्र किया था कि सावरकर जो है वो भारत को मातृभूमि नहीं पितृभूमि मानते, पितृभूमि मानते हैं। हाँ, तो ये यूं ही नहीं है कि वो इसको पितृभूमि मानते हैं। तो जब आप जर्मनी को देखेंगे तो जर्मनी वाले अपने देश भूमि, जो हिंदुओं की भूमि और पितृभूमि, हाँ, तो जो यूजेनिक्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसके आसपास जो है एक यूजेनिक्स विचारधारा आई थी, जिसमें सुपरमैन और आर्यों की सुप्रीमेसी की बात हुई थी, जिसका जर्मनी में काफी प्रचलन था, और हीगल का जो दर्शन है उससे वो काफी प्रभावित था। तो यहाँ भी, और जो हिटलर जो था वो भी अपने आप को सुधार्य रक्त संतान मानता था। तो वहां से आप चीजों को जोड़ करके जब आप ट्रेस करेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी कि सावरकर दर्शन क्यों प्रिय हैं, या जो एमएस गोलवरकर हैं उनके जो बंच ऑफ थॉट्स की चीजें जाकर के आपको वहां मिलेगी, है ना। असली लड़ाई जो है वो ये है कि बीजेपी जिस तरह का भारत बनाना चाहती है, उसकी राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा जो है तो वो कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस तो बेचारी टूटी फूटी ही है, लेकिन उसकी विचारधारा जो है, गांधी नेहरू की जो लिगेसी है, तो वो बहुत कठिन बाधा है बीजेपी के रास्ते में, और बार बार लड़ करके वो उसे, और इसीलिए देखिएगा कि शिमला समझौते के समय में मुस्लिम लीग का और कांग्रेस के बीच में जो सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो इस बात की लड़ाई थी कि मुस्लिम लीग का कहना था कि कांग्रेस कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि को नॉमिनेट नहीं कर सकती है बातचीत में, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वही मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि है। जी विनय, लगता है विनय का फिर ठीक है, विनय आते तो अपनी बात पूरी करेंगे, तब तक मनीष जी से सवाल ले लेते हैं। मनीष जी,
एक कार्टून मैंने देखा, उसमें मतलब दावा किया गया था कि वो, मतलब मैंने उसका वो चेक नहीं किया, लेकिन वो 10 सिर वाले गांधी का वध करने सावरकर और उसे, और ये शायद सावरकर के द्वारा ही कभी मतलब प्रकाशित किया गया था। तो इस चेहरे में, इस 10 चेहरे में पटेल का भी चेहरा था, और क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस का भी चेहरा बताया जा रहा है, और नेहरू का, और तमाम जो आ गए। विनय तब तक पूरा करिए अपनी बात। हाँ, तो उसमें जो मूल कांग्रेस का जो विरोध था वो यही था कि नहीं, मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधित्व उसके पास नहीं है, हमारे पास। और सबसे जो बात थी वो ये थी कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे, है ना। तो जिस ढंग का भारत बनाना चाहते थे कांग्रेस, उसकी राह में जो लोग बाधा थे, वही बाधा जो 1937 में जो शक्तियां लड़ रही थी वही लौट करके अभी आई है। और एक बात आपने जो पहले कही ही है कि जो सावरकर का जो चरित्र जो है वो इकहरा नहीं है। वो जेल में जाने से पहले और जेल में जाने के बाद उसमें कुछ चीजें जो है जिसका इस्तेमाल जो वीर सावरकर उनको साबित करने के लिए की जाती है, चाहे वो एक उनकी किताब के बारे में हो कि वो पहली बार उन्होंने उनकी किताब ने जो 1857 को जो है स्वतंत्रता संग्राम साबित किया, और किताब जो है प्रकाश होने से पूर्व प्रति फिर से विनय का जो है वो तारतम्य टूट रहा है। खैर, फिर आते हैं विनय, अब आपसे ये सब पहल कर लेते हैं, फिर आप पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद फिर होगा तो विनय फिर अपनी बात करेंगे। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो वो गोडसे द्वारा प्रकाशित कार्टून था जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनय पहले मनीष से ले लेते हैं टिप्पणी, उसके बाद फिर आप तक आते हैं, बाकी रहेगा तो। उसमें गोडसे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर होते हैं, और 10 सिर वाले जो है गांधी जी रावण के तौर पे दर्ज होते हैं, और 10 सिरों में अंबेडकर होते हैं, मौलाना आजाद होते हैं, और सबसे ज्यादा पटेल होते हैं, और भी संभवतः एक चेहरा सुभाष चंद्र बोस का भी था। तो जिन पर दावा करती है कांग्रेस से छीन करके, जिनको अपना बनाने का दावा करती है पटेल, उन पर भी तीर चलवा रही थी, इन दोनों से को राम लक्ष्मण बना करके, सावरकर को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और गोडसे ने प्रकाशित किया था। तो आप समझ सकते हैं जब इस तरह की चीजें हो सामने में, और उसके बाद उन्हीं प्रतीकों में से सुविधा के अनुसार भाजपा चुन ले रही है और लोगों के बीच स्थापित भी कर दे रही है। पटेल को विक्टिम बना रही है नेहरू की महत्वाकांक्षा के साथ का, और गांधी के जो है वो नेहरू को ज्यादा प्रेफर करने का, इस तरह की तमाम चीजें लोगों में बैठ चुकी है, और वो उनके नायक के रूप में बने हुए। तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो है, राहुल गांधी एक जो है इस मसले को अगर लेकर के आते हैं और उसको रखते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अलग थलग उनके होने का, और ये ऑलरेडी भाजपा को इस पर खेल करने बहुत अच्छे से आता है, जहां मन करेगा वहां पर गांधी का इस्तेमाल करना है, जहां मन, और फिर उसके बाद चुपके से ये सारी चीजें भी करनी है जो साथ साथ में ये कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो इसको थोड़ा उल्टा ही समझ रहा हूँ। अभी अभी का जो दौर है, ये कह लीजिए कि विचारधारा को लंबे समय तक स्थगित किए जाने का दौर नहीं है। आमतौर पे विपक्ष ने लंबे समय तक विचारधारा के सवाल को जानबूझकर राजनीतिक नफा नुकसान को केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके उसको लंबे समय तक स्थगित रखा है। और ये जो राहुल गांधी का जो नया दौर है, ये जो नए दौर के जो राहुल गांधी हैं, और अभी जो कांग्रेस जिस तरह से अपने को बदलने की कोशिश कर रही है, तो हम तो समझते हैं कि ये आज के दौर में ये जो बीजेपी का जो काल है, वो असल में केवल वैचारिक मसलों को स्थगित रखते हुए राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस सवाल को पहले समझना होगा। आज के दौर में ये जो आप ध्यान दीजिएगा कि लंबे समय तक हम ज्यादातर विपक्ष ने जो इस तरह के, जिनको उन्होंने विवादित सवाल माना, या उनको जिन्होंने उसको वैचारिक प्रश्न माना, या उसको ऐसा प्रश्न माना कि इसको अगर हम छेड़ेंगे
तो राजनीतिक रूप से हमको नुकसान होगा। ऐसे सारे प्रश्नों पे आपने देखा होगा कि लंबे समय तक चुप्पी साधी रहे। आप चाहे वो कश्मीर का सवाल हो, कश्मीर का सवाल आता है तो ज्यादातर जगहों पे चुप्पी आमतौर पे हो जाती रही है। चाहे वो आप देखिएगा कि गाय का प्रश्न हो, उस प्रश्न पे ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि लिंचिंग हो जाती है, उसके बावजूद भी इस प्रश्न को कोई मजबूती से खड़ा नहीं करता है कि गाय चाहे जितनी पवित्र हो जाए, मनुष्य से ऊपर तो नहीं हो सकती है। ये सीधा सा सवाल भी खड़ा करने की आमतौर पे, अभी अलीगढ़ में एक लिंचिंग हुई, तो सावरकर का प्रश्न है, सावरकर का प्रश्न है, आप देखिए कि वो सावरकर के प्रश्न को आप चुप्पी साध लेंगे इसलिए सावरकर के प्रश्न खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सावरकर का प्रश्न बना रहेगा, उसको उसका एक्सपोजर तो लाना होगा, इसको एक्सपोज तो करना होगा, उनकी वास्तविकता को सामने लाना होगा। तो आज के दौर में मेरा ये कहना है कि ऐसे जितने प्रश्न हैं उनको खोल देने का समय है। मैं इसको एक उदाहरण से आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत में आमतौर पे आप ध्यान दीजिएगा कि विचार के प्रश्नों को ज्यादातर समय स्थगित किया गया रहा। और आप देखिएगा कि जो आरएसएस का कॉमन सेंस है, वो अभी उत्तर भारत के आम जनता का कॉमन सेंस बीच में बना दिया गया, क्योंकि आमतौर पर उस पर विपक्ष ने कुछ बोला नहीं, उसको टालते रहे। हमको रोजगार पे बात करनी है, हमको शिक्षा पे बात करनी है, हमको बहुत जाति पे बात नहीं करनी है, हमको बहुत धर्म पे बात नहीं करनी है, ये डिवाइड करेगा हमारे जनाधार को बांट देगा। ये विचार बहुत हावी है। आप सामाजिक न्याय की फोर्सेज हो, लेफ्ट की फोर्सेज हो, कांग्रेस की फोर्सेज हो, भारत का आप देखिए। लेकिन आप वही देखिए कि शुरुआती दौर से ही आप दक्षिण भारत को देखिए, यहां तक कि चाहे तमिलनाडु का मसला हो, चाहे केरला का मसला हो, तमिलनाडु में और ज्यादा ताकतवर तरीके से शुरुआती दौर से ही आप देखिएगा वैचारिक प्रश्नों पे बहुत ही ताकतवर ढंग से, उस समय कांग्रेस की भी बहुत ताकतवर ढंग से वहां लड़ाई रही है। वैचारिक प्रश्नों पे आप देखिएगा सामाजिक न्याय पर पेरियार साहब का जो पूरा लड़ाई थी, उस समय की जो शासक वर्ग थी, कांग्रेस थी, उसके साथ जो उनका टकराव था, करुणानिधि जी का बाद में जो इस तरह का टकराव था, तो आज आप देखिएगा कि वहां बीजेपी का बेहद आप देखिएगा संतुलित तरीके से वहां पे मुकाबला करने की स्थिति में वहां पे है। लेकिन यहाँ पे अभी उत्तर भारत में क्या है, एक राहुल गांधी अभी बोलना शुरू किए हैं, तो मैं देख रहा हूं कि वहां भी एक विभाजन दिख रहा। आमतौर पे अभी शरद पवार का जो पूरा बयान है, अडानी पे कोई बात बोल दीजिए, शरद पवार कहीं और खड़े हो जाएंगे। आप सावरकर पे बात कर दीजिए, उद्धव ठाकरे कहीं और खड़ा हो जाएंगे। तो मैं तो समझता हूं कि 2024 के बाद जनता में भी ये माहौल बना है कि इन सारे प्रश्नों पे बात की जानी चाहिए, की जा सकती है, और राजनीतिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई सनसनी नहीं बनेगी। बीजेपी को इस पे बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और हमको लगता है कि राहुल गांधी इस मसले पर बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और उन्होंने एक पहलू को खोल दिया अभी इस मामले में कि कौन लोग इसको उठा रहे हैं, हम किनको मानहानि लग रहा है। वो नाथूराम गोडसे के लोग हैं, ये उन्होंने खोल दिया। वो अभिनव भारत के लोग हैं। इस बहस को तो नहीं आना चाहिए ना, ये बहस तो और खुलनी चाहिए। कानूनी रूप से कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, वो वास्तव में बहुत उससे कुछ होने नहीं जा रहा। हालांकि वो कोर्ट में भी इस बात को गए हैं, कोर्ट में भी इस बात को लेके गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा राजनीतिक पटल पे, राजनीतिक दायरे में इसकी चर्चा समूचे विपक्ष को इस पे खुल करके सामने आना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि ये सही रास्ते पे राहुल गांधी हैं, और अगर विपक्ष इस समय इस प्रश्न को इग्नोर करता है, अलग स्टैंड लेता है, तो उसके लिए भी नुकसान ज्यादा होगा, कांग्रेस के लिए नुकसान उतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैं तो ये समझ हूँ कि ये दौर वैचारिक प्रश्नों पे खुलकर सामने आने का दौर है। जनता में अलगाव में नहीं पड़ेंगे। आप अगर सांप्रदायिकता को सांप्रदायिकता बोलेंगे तो जनता में अलगाव नहीं पड़ेंगे। आप अगर सामाजिक न्याय के प्रश्न पे मजबूती से खड़े होंगे तो जनता पे अलगाव नहीं पड़ेंगे। अभी कश्मीर का सवाल आप इस पे जो है, अभी भी नहीं ये बोला जा रहा है, मैं देख रहा हूँ सीज फायर के बाद भी अभी भी उस प्रश्न पे ये बात नहीं की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का इतना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो सवाल हल किया माना जा रहा था, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, वो फिर से चर्चा में आ गया। ये नहीं अभी बोल रहे हैं उतना मजबूती से कि जो चरमपंथ को जो है, जो एजेंडा बनाना चाहती थी भारत, तो चरमपंथ एजेंडा भारत दुनिया में इस बार नहीं बना, कश्मीर पर के उल्टा फिर से सवाल बन गया। तो कश्मीर पर फिर से बात करने की जरूरत थी। तो मेरा कहना है कि ये दौर पॉलिटिकल तात्कालिक नफे नुकसान का नहीं है। विचार का जवाब वैचारिक मोर्चे पर ही, विचार से ही देना ज्यादा बेहतर है। और शायद बीजेपी को इसी मोर्चे पर पीछे किया जा सकता है, इसी मोर्चे पर जवाब दिया जा सकता है। तमिलनाडु इसका एक बड़ा मॉडल है। जी ठीक है, वापस संजय दूसरे राउंड में हम बात करेंगे, थोड़ी छोटी छोटी टिप्पणी ताकि हम लोग 15 मिनट में बात खत्म कर सके।
संजीव जी, बहुत सही बात मनीष जी ने कही कि और विचार से ही इसको जो है बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता। और माफी वीर सावरकर कहने की जो इंदिरा गांधी की जो वैचारिक ढुलमुलपन का नतीजा था। एक तरफ आप आरएसएस बीजेपी या सांप्रदायिक ताकतों से लड़ भी रहे हैं और दूसरी तरफ उनको आप मेन स्ट्रीम में प्रतिस्थापित भी कर रहे हैं। तो ये जो ढुलमुलपन था उसने जो आज जिस स्थिति में जो वैचारिक असमंजस में राजनीतिक दलों को भी जो या उन्हीं की पार्टी को दिया और पूरे देश को भी एक तरह से आप इस देश में भी लोगों को देखते हैं एक साथ सब कुछ करने लगते हैं। उनको पता नहीं होता है ये करने से ये नहीं, मतलब आप इसके अगेंस्ट में आप एक लाइन खींच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर किसी को बधाई दे देंगे, हर किसी को क्या बोलते श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे। इस तरह की मानसिकता, यानी कि समझ ही नहीं रहे वो। तो एक जो पॉलिटिकल वो होता है, अवेयरनेस होता है, तो क्या लग रहा है? देखिए मनोरमा, वो सत्ता में है और सत्ता के हर प्रतिष्ठान पे काबिज है और आपके कोर्सेज बदले जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी में हो रहा है, सीबीएसई में हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सामने है। तो ये तय है कि एक वैचारिक स्टैंड है, अलग स्टैंड है और उसको सामने आना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। तरीका क्या होगा, किसकी क्या भूमिका है? देखिए होता है, विपक्ष के सामने मजबूरी कहाँ ये लोग पैदा कर रहे हैं और विपक्ष उसे डर भी जा रहा है। विपक्ष अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहा है कि ये अभी भी 15 से 17% तक ही इनका कोर बेस है, जिसको ये एड्रेस करते रहते हैं, जिसको ये काम थमाते रहते हैं। ये काम भी जो सिंदूर वाला है वो सबके लिए थोड़ी ही है, वो उसके लिए कि उस 15, 17, 18 में से इससे सवाल न कर ले। आज आप देखिए ये चाइना वाला काम किसके लिए दिया है, गणेश जी के छोटे छोटे, तो ये न पूछ ले कि जो है आप भाई उसका यदि करना है तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहां से रोकिए ना, आपका तो सबसे ज्यादा वहां से इंपोर्ट हो रहा है। तो पॉलिसी लेवल ये काम देते रहते हैं। ये काम है कि कश्मीरियों को थोड़ा ठोक दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा प्रोटेक्शन देते हैं। वो लड़की वहां मुंबई में जेल चली जाती है, महमूदाबाद को जेल हो जाता है इधर, तो ये सब इनका मशीनरी काम करता है। विपक्ष का संकट ये है कि बाली सुग्रीव वाली कहानी हो गई है कि विपक्ष जैसे ही बात करेगा तो इसका पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है कि नेशनलिज्म 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 नेशनलिज्म, अरे ये तो ये हो रहा है, ये तो आर्मी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, शुरू हो जाता है। इसीलिए विपक्ष ने इसको आर्मी वाला और ये किया। जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई का प्रसंग है वो अपने अपने मोर्चे हैं। आखिर 4 ऑर्गेनाइजर के 4, तो छोटी बात नहीं है। पटना से निकलने वाला जनशक्ति नहीं चलता है। आज हम लोग इस पर जब बात करते हैं तो दर्द कहाँ पहुंचता है हमारा? दर्द पहुंचता है कि कोई अखबार नहीं, कोई चैनल नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। ऑर्गेनाइजर के 4 जो डिफरेंट एडिशन को दिया इंटरव्यू, ये ताकत है। सावरकर हो या नेहरू हो, उसका बढ़ाने का काम है ना भाई। राजीव गांधी फाउंडेशन है, नेहरू फाउंडेशन है और दूसरे लोग। कम्युनिस्ट पार्टियां तो इतना सेंट्रिक होकर के सावरकर पे नहीं लड़ाई लड़ रही है, दूसरे सब वैचारिक सवाल तो दूसरे और भी सवालों पे लड़ी रही है, ये सारा एनसीईआरटी और दूसरे। तो किसको क्या करना है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कई बार चीजें टकरा जाती हैं। शरद पवार वाला, हम शरद पवार को एकदम से ऐसे खारिज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि शरद पवार के सारे मोर्चे जो है अब उनका पुणे में, उनके स्टेक पुणे में लगे, उनके स्टेक औरंगाबाद के इलाके में लगे हुए हैं, उनके स्टेक मराठों के बीच में लगे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जो शीर्ष नेता है उनको क्या करना है, जो नॉन शीर्ष नेता है उनको क्या करना है, दिग्विजय सिंह को क्या करना था। इनका तो संकट ये है ना कि इनका नेता भी उधर ही उधर पहुंच जाता है। उनको चाहिए हर जगह राहुल गांधी। उनको राहुल गांधी का 7वां यात्रा अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। जब चुनाव आता है, जैसे देखिए चुनाव में झारखंड से गायब रहे राहुल। इंडिया गठबंधन के चुनाव के दौरान भी हम लोग कह रहे थे कि सार्वजनिक और दूसरी चीजें नहीं हो रही है ये। तो राहुल की यात्राएं चाहिए, राहुल बहुत जरूरी है, लेकिन राहुल सेंट्रिक ही हो जाना बहुत खतरनाक भी है ना। अरे सुप्रिया सेनेट किस दिन काम करेगी संबित पात्रा से निपटने के लिए? वो काम करने दीजिए, ये मेरा कहना है। लेकिन अब चूंकि अब अंतिम बात आज का चूंकि आपने लाया है, तो वो अब मुकदमा उन लोगों ने किया। अब उस मुकदमे का इन्होंने जो जवाब लाया, टेक्निकल चीजें अलग है, जो विनय जी कह रहे हैं, जो मैंने भी शुरू में कहा कि उसका मूल रिपरकर्शन बाहर डिबेट पे जाएगा और जो बहुत दिनों से कोई नई चीज नहीं हो जाएगी। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर कहा, आज से थोड़ी बात आ गई है, भी आ गई है।
और जो डाक टिकट है वो भी आज आज से तो आई नहीं है, जब से राहुल कर रहे हैं तब से ये बात सामने चली आ रही है। दोनों तरफ से चीजें चलेंगी। सत्ता पे ये काबिज है तो वहां इनके नेहरू गुरु सबको हटा देंगे, इन लोगों को लेकर के आएंगे। मनोज, आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का लगभग एक साथ ही वो शुरू होता है और दोनों ही अब 100 साल के उसमें है। लेकिन इस पूरे हमें आते आते देख रहे कि पिछले कितने यहाँ केंद्र में तो अभी 90 के बाद से जिस तरह से प्रासंगिकता इनकी बढ़ी है और सत्ता में अभी शीर्ष पर रहेंगे और बाकी कई जगहों में भी है, ये सारा कुछ आपको पता ही है। लेकिन कम्युनिस्ट जो है वो लगातार सिमटते गए हैं। तो क्या वैचारिक स्तर पे उन्होंने काम नहीं किया, और या फिर जो जनता है वो इनके अलग एक दिन और इस पर अलग से बात रखिए। कम्युनिस्ट पार्टियों का मामला अलग है सिमटने का। आज भी कम्युनिस्ट वैचारिक रूप से मजबूत हैं। आज भी आरएसएस का टकराव कम्युनिस्टों की विचारधारा, सोशलिस्टों की सोशलिस्टों में ये जो सरकार का गवर्नेंस के लेवल पे उसकी विचारधारा से है। राहुल गांधी और कांग्रेस को एक बड़ी लिगेसी जरूर मिली है, मैंने बड़ा गुल्लक मिला है। लेकिन हम इसलिए इस पे बात बड़ा गुल्लक, लेकिन बड़ा गुल्लक इतना पुराना है ना मनोरमा कि उसको उठाने में और इतना जर्जर हो चुका है चीजें इतनी कि उठाने पे बिखर जाए, ऐसी स्थिति आ गई है। तो लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ रही है सिर्फ, या कांग्रेस नहीं है। लड़ाई का जो ये है उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों का, और जो ये जो चीजें कांग्रेस की बीमारी तो यही, एक दिन हम उस पर वीडियो करने वाले हैं, संजोग से हेमंत जी ने हमें भेजा था, वो सब ले लेना चाहती है श्रेय, तो उस पर बात करेंगे। आज विषय नहीं है, कम्युनिस्ट में भी अलग से विषय कभी बात करना चाहिए। हाँ, जो मैं हेमंत जी से पूछना चाह रहा हूँ ये कि मान लीजिए अगर वैचारिकी के स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बड़े स्तर पर व्यापक फैलाव हुआ होता तो वो कम्युनिस्ट से निराश होने के बावजूद भी कांग्रेस तक जाती, यहाँ उनका संघीकरण नहीं हुआ होता। मेरा कहना ये है। तो ये चीज आपको लग रहा है कि लैक किया है, और उसका असर जो इस तरह की राजनीति जहां कि आप एकदम सीधे एक तराजू में, बल्कि आप नायक बनाने पे तुले हुए, गोडसे को, सावरकर को, ये रितंभरा को, ये इस तरह का जो एकदम कॉन्ट्रास्ट है। मनोरमा, कम्युनिस्ट पार्टी के सिकुड़ने पर अभी डिटेल में नहीं उसमें जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप पूरा जो पब्लिक स्फीयर है उसमें आप जब कभी भी संजीदा लोगों से बात करेंगी तो उसमें से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि कम्युनिस्टों पर उनको भरोसा है, वही इस देश को बचाएंगे, वही इस देश को संवारने में काम आएंगे। ये एक जो उनके आलोचक हैं वो भी कहेंगे, जो उनके समर्थक हैं वो तो कहेंगे ही। तो एक चीज कम्युनिस्टों ने बचा कर रखी है इस देश में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो पूरे पैन इंडिया में बात कर रहा हूँ, किसको, चाहे वो किसी भी धारा की कम्युनिस्ट पार्टी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, इवन की नक्सलियों के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो ये एक लीगेसी है कम्युनिस्टों के साथ। दूसरी ओर आप देखेंगे कि ये हम लोग जब छात्र राजनीति में थे, और एक नारा बहुत सबको याद होगा कि एक क्या नारा सबसे पॉपुलर नारा था, बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये किसी भी हिंदी पट्टी के किसी भी कैंपस में आप चले जाते तो वहाँ किसी दीवार पर यह इबारत लिखी हुई मिल जाती है आपको किसी सभा गोष्ठी में, किसी जुलूस प्रदर्शन में, खास करके एंटी कम्युनलिज्म वाले मोर्चे पर तो ये नारा सुनने को मिलता ही था। आप इन लगभग 11-12 सालों में खास करके, उसके पहले वाजपेयी जी के रिजीम में भी थोड़ा बहुत, उस समय उतना प्रमुखता से नहीं आया था, लेकिन इन मोदी युग जिसको कहते हैं उसमें क्या चीजें बदली कि एक तो नाथूराम गोडसे को लेकर के कि गोडसे का मंदिर बनेगा, गोडसे की पूजा होगी, और बिल्कुल उसके समानांतर सरकार ने जो काम किया कि गांधी के चश्मे को स्वच्छता से जोड़ दिया। ये बहुत ही चालाकी से किया गया कि गांधी की पूरी वैचारिकी और जिससे टकराव था पूरा आरएसएस का, हिंदू महासभा का, जिनके खिलाफ वो खड़े थे, और ऐसा टकराव था कि उनकी हत्या करनी पड़ी।
और ये जो लोग कहते हैं कि गोडसे उस समय आरएसएस में नहीं थे, तो गोपाल गोडसे जो उनके भाई थे, उन्होंने तो इंटरव्यू में 94 में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, गोडसे सरकारवाह, उस समय ये बौद्धिक कार्यवाह थे, जो उनके लिए, उनके यहाँ जो इंटेलेक्चुअल काम करने के लिए जो जिम्मेवारी जिनको मिलती है, वो उसकी जिम्मेवारी निभा रहे थे। और उन्होंने इसलिए कहा ये कि हमारा उससे आरएसएस से संबंध विच्छेद हो चुका है, कि ताकि जो उस समय ये जो सरकारवाह थे उनको असहज नहीं होना पड़े, उनका बचाव करने के लिए इन्होंने अपने को डिसएसोसिएट किया उनसे, किया नहीं, हमारा एसोसिएशन उनके साथ नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि सरकार की सरपरस्ती में ही तो ऐसा हो रहा है कि उनके एक समानांतर गोडसे की पूजा करेंगे, गोडसे के लिए पूरा एक उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा सोशल मीडिया का एक हिस्सा काम करता है, उस पर उनके ऊपर वीडियो बनता है, उसको लेकर के पूरे उसको फैलाया जाता है। उसके बाद ये गांधी की तस्वीर रख करके उस पर गोली मारी जाती है। ये सब जो हो रहा है, तो क्या ये अनायास हो रहा है या बिल्कुल सोची समझी ये रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है कि एक पूरा मानस तैयार किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गोडसे ने जो किया। अब बताइए कि गांधी की हत्या को तो हत्या नहीं मानते हैं, वो कहते हैं गांधी वध। तो गांधी वध जब वो कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि गांधी की एक तरह से बलि चढ़ा दी गई, उनको उसके लिए गुनाहगार नहीं है वो। तो ये इस पूरे 10-12 साल में जो कुछ हुआ है, जो बहुत मजबूती के साथ इन लोगों ने किया है कि गांधी की को कितना ये किया जाए, उनका जो एक तरह से पूरे देश में जो उनका ओहदा कह लीजिए गांधी का, उस ओहदे को कितना कमतर करना है। और कमतर करने के लिए वही किया गया, स्वच्छता के प्रतीक उनको बना दिया गया। जैसे कि अगर दूसरा इससे कॉन्ट्रास्ट देखेंगे तो जैसे कि ये अंबेडकर को दलितों का नेता तक महदूद करने के पीछे क्या साजिश थी? ये तो साजिश थी कि उनको एक तरह से राष्ट्रीय नायक के रूप नहीं देखना है, उनको मॉडर्न इंडिया के हमारे जो आउटसाइड पैनलिस्ट है वो भी नामकरण करने में उनका भी है। देखिए सिंदूरी लाल उन्होंने किसी के लिए लिखा है। हाँ, उसमें बहुत सारे लोग गंदी टिप्पणी भी कर रहे हैं, कहा आदमी उनको ब्लॉक। लेकिन एक सिंदूरी लाल पर मेरा ध्यान गया, किसी ने सिंदूरी लाल भी लिखा है किसी को। हाँ, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया गया, वो गंदी टिप्पणी वाले गए। हाँ, तो इससे मैं ये कह रहा था कि ये पूरे 10 सालों का जो हासिल है उसमें क्या है, जो नफरत है, हिंसा है, उग्रता है, उसके साथ साथ इस तरह के जो फर्जी लोग हैं, इस तरह के जो हत्यारे लोग हैं, इस तरह के जो विभाजनकारी लोग हैं, उनको नायक के रूप में स्थापित करना है। गोडसे को स्थापित करना है, सावरकर को स्थापित करना है, और एक ऐसे संगठन को स्टेट एक्टर की भूमिका में खड़ा कर देना है जो कि बिल्कुल नॉन स्टेट एक्टर है, आरएसएस जी। अब आरएसएस के कार्यक्रमों को कल कोई बता रहे थे कि इसी चर्चा में शायद कि उनके कार्यक्रमों को डीडी न्यूज जब उनका बता रहा था, आपने कहा था शायद, हाँ। तो और सर जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें भी मतलब कि उसके जाने, उसमें वो भी प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको हटा दिया गया। मतलब वो स्कूल के कार्यक्रम, मतलब कर्मचारियों को ये आरएसएस की शाखाओं में शामिल होने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था कि आप नहीं जा सकते हैं, उसको उस पर लगी रोक हटा दी गई थी। तो ये है, तो ये जो मैं कह रहा था कि जो ये जो हासिल है पिछले 11-12 सालों का, सरकार ने जो कुछ किया है वो तो अलग है, लेकिन पूरे सोसाइटी में जो माहौल बनाया गया है वो क्या सरकार के संरक्षण के बिना बना है? क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी किसी भी मोर्चे पर, किसी भी अवसर पर इन लोगों ने उसके खिलाफ कभी कोई बयान, किसी बड़े नेता का, किसी छोटे नेता का कभी कोई आया हो इस तरह का, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हुई हो? कहीं नहीं दिखता है। तो इसका मतलब यह है कि जो एक मानस तैयार करना है जिसमें कि सावरकर को लेजिटिमेट करना है, आरएसएस को लेजिटिमेट करना है, नाथुराम गोडसे को लेजिटिमेट करना है, और जो भगत सिंह को ये
को किनारे लगा देना है, नेहरू को ठिकाने लगा देना है, सरदार पटेल को झपट करके अपने पाले में डाल लेना है। तो ये जो पूरा जो है वो लगता है कि जैसे कि एक मक्कारों की टोली जो है वो कैसे किसी चीज को झपट लेना है, किसी को छोड़ देना है, इसी में लगी हुई है। तो इसमें यहाँ न तो इतिहास है और पुराण सब छोड़ दीजिए आप, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। वो अपने ढंग से अपना इतिहास तुरंत 1 घंटे में इतिहास भी बना लेते हैं और उसका प्रचार करते हैं। और इसमें पूरा मीडिया का हिस्सा जो इसलिए लगा हुआ है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि यह जो ब्राह्मणवादी जातिवादी मीडिया जो है वो उसने अपने आप को उसके साथ संशय इसलिए बनाया है कि वो उसका नेचुरल एलाई है। और इसलिए इनके पूरा जो प्रोपेगेंडा है उसके जरिए जो चलता है, जो फर्जी इतिहास से लेकर के, और इसी अवधि में आप देखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा और उग्रता, नाम शहरों का नाम बदल देना है, इतिहास से नाम हटा देना है, कब्र खोद देना है। ये बताइए कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद सीधा ये है कि इतिहास में जो उनका स्याह पक्ष है, जो उनका काला पक्ष है, उस काले पक्ष पर वो चाहते हैं कि सफेदी पोत दी जाए उस पर, और सफेदी पोत करके उस पर अपने मन से जो मन में आए वो लिख लिया जाए। ये करने की कोशिश, इसलिए वो पाठ्यक्रम में बदलाव करते हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों को विश्वविद्यालयों में बिठा रहे हैं जो वहाँ पर कोई ये बहुत ही तर्कसम्मत बातचीत नहीं करने दे, कोई डिस्कशन नहीं करने दे, बल्कि वहाँ पर सिर्फ वो विश्वविद्यालयों को पूजा पाठ का अड्डा बना दिया जाए। जैसे कि अभी एक कॉलेज की प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो अपने चैम्बर को गोबर से लीप रही थी कि इसमें लिप देने से इसमें गर्मी कम हो जाएगी। तो ये सब जो पूरा नाटक है, तो क्या वो अपने घर में लिपती होगी? नहीं, वो जानबूझकर ऐसा किया जाता है। जहाँ ये मूर्खता का प्रचार जो है और मूर्खता का महिमा मंडन करने के पीछे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो करते हैं, वो अपने घर में बहुत मॉडर्न है, वो उनकी मॉडर्निटी पर सवाल नहीं है, लेकिन वो जो शारीरिक स्पेस में होंगे वहां वो मूर्खता का प्रचार करेंगे, ताकि इस प्रचार का असर हो। अपने घर में अपनी बहू बेटियों के साथ वो पूरा मॉडर्न रहते हैं वो। जी ठीक है, चलिए साकिब आपके पास आते हैं। और राहुल गांधी क्या आपको तैयार लग रहे हैं, जिस वैचारिक उसकी बात करें, वैचारिक स्टैंड पे ही इनसे लड़ा जा सकता है और इनका मुकाबला किया जा सकता है? और हो सकता है सिर्फ जैसे मनीष जी ने कहा कि उसमें मतलब नुकसान नहीं होगा, ये उन्होंने कहा था संभवतः कि मतलब लेकिन हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान हो भी सकता है। तो नुकसान को झेल करके भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म की लड़ाई है, हो सकता है कि अभी आपको इसके लिए बैकफुट पे कभी कभी आ पाए या सीटों का नुकसान हो। सिर्फ ये बात सांप्रदायिकता की नहीं, और तमाम मसले हैं जिन जिन जगहों पर भाजपा जो है एज ले रही है, और वो भी झूठे नैरेटिव्स पर या अपना जो सेट एजेंडा है उसके आधार पर। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो मजबूत है और उनका अपना कंफ्यूजन जो है वो बहुत वैचारिक रूप से स्पष्ट है, क्लियर है, या सिर्फ एक जो खासतौर पे संजीव जी ये आशंका ज्यादा व्यक्त करते रहते हैं और थोड़ा हम लोगों को भी उन्होंने बात कर करके जगा दिया है कि राहुल गांधी मतलब मुद्दे चुनते हैं जो देख करके ऐसे करके उनकी अपनी जो एक जो होता है ना उसमें पगे हुए नहीं है, सोशल जस्टिस जैसे उसमें पगे हुए नहीं थे वो, है ना। तो ये हाँ सांप्रदायिकता वाला मसला अलग करते, वो एक कांग्रेस के अपने कैरेक्टर में है, और खास करके नेहरू का खानदान, गांधी खान जो है, नेहरू गांधी खानदान उसमें तो रहा ही है। तो वो एक उनके चरित्र का हिस्सा, उनके जीवन का हिस्सा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्हीं के कांग्रेस में ढेर सारे ऐसे लोग थे जो पूरे आरएसएस मेंटालिटी के थे। अभी भी लिखा हुआ कि 1/3, किसी ने टिप्पणी में लिखी है कि अभी भी 1/3 कांग्रेसी जो है वो उसी तरह के, जिनकी शिनाख्त करना। मनोरमा, ये हम लोगों ने 2 साल पहले बात की थी, मेधा ने बात की थी इतिहासकार सुधीर चंद्रा से। वो स्त्री काल में जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। उस समय अंतिम जन जो गांधी दर्शन से निकलता है, जो आप जानती होंगी संस्था है वो ITO पे, और वो उस पे अब तो नेचुरल है, वो तो सेंटर के हाथ में रहता है। बहुत दिन तक मणिमाला थी, मणिमाला के बाद गांधी जी की पोती आई, और गांधी जी की पोती का पूरा स्ट्रक्चर जो है एकदम से RSS टाइप का मन मस्तिष्क, पूरी तरह नहीं। और उसके बाद उस समय वो निदेशक थी शायद, और तो उस वक्त में अंतिम जन का अंक, ये दुखद है। अभी विवेक जी ने हम ही लोगों का वीडियो डाला है व्हाट्सएप पे, तो मैंने वो शेयर किया और हमने बाहर भी दे दिया है। जिनको भी रुचि होगी वो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत कम देखा गया था उस वक्त।
हम लोग दोबारा इसको देखते हैं, तो वो अंतिम जन ने सावरकर पे अंक लाया था। गांधी संस्थान शायद तब गांधी जी की पोती वहां बनी हुई थी या हटी होंगी, तो दूसरा और कोई और आ गया होगा, उसके बाद वाला और गांधी जी तक पोती तक थोड़ा ठीक भी होगा, और उसका अंक आया था सावरकर। उस समय बात हुई थी इतिहास का। देखिए इनके पास ये है, वो सारा सेटअप इनका ऐसा तंत्र है ना, क्योंकि इनके हाथ में अभी चीजें हैं। जी मनोरमा, सॉरी। तो ये उसी का नतीजा तो नहीं है साकिब, जो हम बात कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है आप कर क्या रहे हैं, और फिल वक्त देख रहे हैं कि ये ऐसे बात की जा सकती तो करे, लेकिन आप उसमें रचे पगे नहीं। जैसे कम्युनिस्ट होते हैं, जब तक कम्युनिस्ट रहते हैं, अब मैं ये नहीं कि कन्हैया फिर चले गए कांग्रेस में तो अलग हो गए ठीक है, लेकिन जब तक कम्युनिस्ट रहते हैं तब तक। अनम्यूट करिए। मैं मनीष भाई की बात को पूरी तरह इंडोर्स करता हूं कि लड़ाई तो आपको विचार की ही लड़नी होगी। सीटों का नफा नुकसान फिलवक्त हो सकता है, लेकिन लड़ाई चूंकि लंबी है और इस लिगेसी को बचाने की लड़ाई है, भारत की इस पूरी लिगेसी को बचाने की लड़ाई है, तो लड़ाई विचार के साथ ही होगी। राजनीति के गुना गणित के साथ अगर आप लड़ाई पर आएंगे तो आप भाजपा उसमें आपसे ज्यादा माहिर है, क्योंकि उसके पास संसाधन है, मीडिया है, और उसके लोग, उसने जो सरस्वती शिशु मंदिर और शाखाएं लगा करके अपने लोग जो है उसने तमाम संस्थानों के अंदर में डाल दिए हैं जो उस विचारधारा के मानने वाले हैं और वो डोमिनेंट हैं। तो इसलिए आपको काउंटर तो करना पड़ेगा उनको विचारधारा की बुनियाद पर ही आकर के। हम बिहार की अगर हम बात करें, छोटी सी बात हम कर लेते हैं। आप देखिए, यही भाजपा है जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी मनाती है, और यही भाजपा है जो कैलाशपति मिश्र की भी जयंती मनाती है। और कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्रा को आप कभी एक साथ खड़ा रख नहीं सकते। कर्पूरी ठाकुर को आप कैलाशपति मिश्र के सामने खड़ा कर ही नहीं सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर के कितने वैचारिक विरोधी रहे हैं कैलाशपति मिश्रा, उनकी सरकार गिरा दी थी, और क्या क्या गालियां नहीं दी गई उनको। उनके जो वैचारिक शिष्य थे कैलाशपति मिश्र के, वो क्या क्या कहते थे, एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को क्या क्या करेंगे, ये तमाम गालियां कैलाशपति मिश्रा के शिष्यों ने दी है कर्पूरी ठाकुर को। तो ये भाजपाई कैलाशपति मिश्रा की भी जयंती मनाते हैं और कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती मनाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर की ये जयंती क्यों मनाते हैं, इस पर सवाल हम लोगों को उठाना पड़ेगा। और इनका जो दोहरा चरित्र है, या तो आप दोनों में से किसी एक को चुनिए। अगर कर्पूरी को आप चुन रहे हैं तो आपको कैलाशपति मिश्र को खारिज करना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो ये एक्सपोज करने की जरूरत है। और मनीष भाई असल में यही कहना चाह रहे हैं कि इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, और जब तक आप इसको एक्सपोज करके जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के पास फैक्ट्स लेकर के नहीं जाएंगे, तो जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक है, और उसके सामने एक चप्पल सिलने वाले भाई साहब बैठते हैं। तो मेरी चप्पल टूट गई थी मार्केट में, मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा भाई जरा सिल दो इसको। फिर मैं वहीं पे बैठ गया जरा, तो वो मूर्ति जो है बिल्कुल धूल से पट गई थी दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो एक साहब ने, अच्छा हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार की बात होने लगी कि भाजपा की सरकार आनी है। जो चूंकि वो जिस फुटपाथ पर उनकी दुकान है, उस फुटपाथ के सामने वाली जो दुकान है वो आरएसएस का कैडर व्यक्ति है। वो कहता है कि अब तो भाजपा की सरकार आने वाली है पूरी तरह से। तो बोला हाँ, अब सरकार आ जाएगी तो ये सब मूर्ति उर्ति का कल्याण हो जाएगा, ये सब साफ सफाई होगा। तो मैंने उससे पूछा, जो चप्पल सिल रहा व्यक्ति था, मैंने उससे पूछा कि आप जानते हैं ये कौन है? हाँ, ये महापुरुष हैं। तो मैंने कहा बाबा साहब को जानते हैं? बोला हाँ, बाबा साहब भी महापुरुष हैं। तो दरअसल ये चीज, यहाँ हम फेलियर हैं, यहाँ हम नाकाम हैं इस बात को उस समाज को समझाने में कि बाबा साहब ही महापुरुष हैं, ये महापुरुष नहीं है। इनका क्या चरित्र था, बाबा साहब को लेके इनके क्या विचार थे, और बाबा साहब को आपको लेकर के बाबा साहब के क्या विचार थे, इसमें फर्क समझाने में हम लोग उत्तर भारत के लोग, जैसे मनीष भाई कह रहे थे, हम लोग नाकाम साबित हुए हैं। हम तमाम चीजें पॉलिटिकल पार्टीज पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमको इसको भी मानना पड़ेगा कि इसमें सिविल सोसाइटी का भी काम, एक आम नागरिक की भी इसमें सहभागिता होनी चाहिए कि भाई अगर आप किसी गलत को देख रहे हैं तो आप उसको समझाने की कोशिश की। फिर मैं बैठ के मैंने उसको बताया, मैं सारी बातें मैंने उसको बताई कि देखो ये क्या है और बाबा साहब क्या थे। तो क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हम तमाम चीजें पॉलिटिकल पार्टियों से अपेक्षा करते हैं कि वो ही करेंगी, सब कुछ करेंगी। और उत्तर भारत का माइंडसेट और दक्षिण भारत का माइंडसेट, इसका भी बड़ा फर्क है। इसके भी कल्चर का फर्क है, सोच समझ का फर्क है, लिटरेसी रेट का फर्क है,
बहुत सारी चीजें हैं, जातीय जटिलताएं हैं, तमाम चीजें हैं। तो वो उन चीजों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल मनीष भाई ने बिल्कुल सही कहा कि पेरियार की विचारधारा को लेकर के दक्षिण भारत में जिस तरह से मजबूती से लोग लड़े, उसको काउंटर किया। यही कारण है कि आज तक आरएसएस उस इलाके में अपनी पैठ नहीं बना पाया है, क्योंकि पेरियार की विचारधारा वहां पर आरएसएस की विचारधारा से बहुत ऊपर है, और लोग पेरियार की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं ज्यादा। उनको उनके बारे में उनको फैक्ट्स पता है। उत्तर भारत के लोग बाबा साहब को लेकर के या तमाम चीजें जो है उसको लेकर के ये हम भी अपनी नाकामी मानते हैं कि हम उस तरह प्रचार प्रसार नहीं कर पाए आरएसएस की विचारधारा को काउंटर करने के लिए, जिस तरह से हमको करना चाहिए था बतौर नागरिक। और आज की जो स्थिति है, अब जैसे कल प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि, और मेरा एतराज इसी पर था कि आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको एकदम से खारिज कर देना कि ये आरएसएस की विचारधारा से देश नहीं चल रहा है, और कोई किताब जो है, कोई मनुस्मृति टाइप कोई किताब जो है इस देश को नहीं चला सकती है, ये कहने में ठीक है, लेकिन दिख तो रहा है कि सब कुछ हो तो रहा है उसी के हिसाब से। और गोडसे को लेकर के आप देखिए, संजीव सर कह रहे हैं गोडसे को लेकर, आपने कहा साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण दिया गया समाज सेवा के नाम पे, और कल को वो शकुन पांडे को दे देंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे। वो शकुन पांडे और गोडसे हम सिर्फ शकुन पांडे की बात क्यों करें, गोडसे को ग्लोरीफाई करने वाली साध्वी प्रज्ञा को मोदी जी ने भाजपा का टिकट देकर के लोकसभा का संसद प्रज्ञा को संसद तो भेज ही दिया ना। मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि शकुन पांडे तो एक शकुन पांडे को जी, प्रज्ञा गोडसे को ग्लोरीफाई करने वाली साध्वी प्रज्ञा को तो एमपी बना दिया उन्होंने। तो ये चीजें तो है ही कि गोडसे को एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है। एक स्टेटमेंट दे देना, तात्कालिक एक स्टेटमेंट दे देना कि हम दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन आपके इस बोल देने से उसको जो काम करना था साध्वी प्रज्ञा को वो कर गई। और मेरठ के शहरों में मेरठ की वीडियो तो अक्सर आती है कि वो 30 जनवरी को जो है हुतात्मा और ये तमाम चीजें, ये गांधी का वध क्यों बोलते हैं? वध असल में हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी, दुरात्माओं का वध होता है, तो गांधी को ये दुरात्मा मानते हैं। तो यही कारण है कि गांधी वध बोलते हैं, ये गांधी हत्या नहीं बोलते। जब ये हत्या बोलेंगे तो नाथूराम गोडसे एक क्रिमिनल के तौर पर एस्टैब्लिश होगा। कार्टून, तभी तो गोडसे का वो कार्टून दिख रहा है जिसमें सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी राम लक्ष्मण बनके, और गांधी जी रावण है 10 सिर वाले, और बाकी सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नायक है उन पर तीर चला रहा है। तो ये आपकी बात अगर पूरी हो गई हो तो मैं पूरी हो गई। हाँ, विनय सर से सुनते हैं। देखिए ये कितना, अभी देखिए ठीक वही चीज जो कंफ्यूजन और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि पटेल, कल हमने ऑर्गेनाइजर वाले उसकी बात की थी, हमने जो मोहन भागवत के लेख पर बात की थी, उसमें उन्होंने आरएसएस पे 2 बार बैन का जिक्र किया, और एक बैन को गोल करके जो सरदार पटेल ने लगाया था उसमें क्लियरली हेडिंग बना करके उस आर्टिकल में जो एक आजादी से पहले जो बैन लगा था वो, और जो इमरजेंसी के 75 के समय में जो बैन लगा था वो, उन दोनों का जिक्र किया। और जो गांधी जी की हत्या के बाद पटेल ने जो बैन लगाया था उसको गोल कर गए। और आज किस पे बात कर रहे हैं? वो कश्मीर इशू पे, फिर जो है नेहरू को विलन साबित कर रहे हैं और पटेल को वो करके रख रहे हैं, और हकीकत इसका कुछ और है। तो ये सब तो इसी का हम देख रहे हैं कि लगातार उलझा हुआ है सब कुछ, इतना उलझा हुआ, उलझे ढंग से, और इसी पर इनको जो है पब्लिक में जो है इनको एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है, इनके विचारों को एंडोर्स भी कर रहे हैं, और इनको जो भी है बहुमत भी मिल जा रहा है, क्योंकि मतलब ज्यादा लोग उनके फॉलो, इस विचार को जो है वो आगे ले जाने वाले हैं। तो अब लगातार ये नहीं है कि मतलब 1-2 दिन की बात है, हम हर मसले पर देख रहे हैं कि फिर भी वही चीज आ रहा है। अगर अभी नेहरू वर्सेस पटेल को खड़ा किया कश्मीर मसले पे, तो फिर तो वही है। कल ऑर्गेनाइजर के लेख में भी हम देख रहे हैं कि उसको गोल कर गए हैं, पटेल वाले बैन को गोल कर गए हैं वो भागवत जी। वही बात जो है कि जब आपको आक्रमण होता है उसी समय, जब आग सुलगनी शुरू होती है उसी समय आपको तैयारी करनी होती है। जब आग जो है दावानल का रूप ले लेता है तब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, सरदार पटेल का चुनाव उन्होंने बाद में किया। पहले ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा को उन्होंने ढूंढ के लाए थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा को ये खड़ा कर रहे थे अपने नायक के रूप में। श्यामजी कृष्ण वर्मा वो शख्स थे जिसके पास भाग करके सावरकर जा रहे थे, फ्रांस में वो थे, और वैनगार्ड ऑफ इंडिया उन्होंने किया था 1904-5 के आसपास, फ्रांस से वो चला था। लेकिन इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा में इनको पैन इंडिया एक्सेप्टेंस वाला ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिला। फिर ये सरदार पटेल की ओर गए,
और सरदार पटेल की ओर गए ये, उसके बाद जो उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स थे उनका इन्होंने बखूबी, जिसको बोलते हैं अश्वत्थामा हथो नरो व कुंजरों की तरह, इन्होंने जो है अर्ध सत्यों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जो धीरे धीरे इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो तैयारी थी, जो मजबूती थी, उसको जो खोया, और कांग्रेस का जो वो एक अम्ब्रेला कैरेक्टर था उसको बांध सकने लायक कांग्रेस के पास जो कैरेक्टर्स जो है वो कम होते गए। देखिए, कांग्रेस जैसी संस्थान को चलाने के लिए आपको एक ऐसी बड़ी शख्सियत की जरूरत है जो अंतर विरोधों को पाट सके। उसकी ये दो तरीके से आ सकता है, या तो आप आंदोलनों के माध्यम से आपकी जो विश्वसनीयता साबित हो, या फिर आपके पास ऐसी खुद की शख्सियत हो, इतनी विरासत हो। वो जैसे राजीव गांधी के पास विरासत थी तो उन पर सवाल कम पूछे गए, लेकिन उस कड़ी में आगे राहुल गांधी ने जो है उसको बहुत मजबूती या ऐसा कद हासिल नहीं किया कि उनके खिलाफ जो है असहमति लोग छोड़ करके उनके पीछे चल पाए। पोजिशनिंग राहुल गांधी की ठीक है, अभी वो ठीक लाइन ले रहे हैं कि अगर सच बोलना जुर्म है तो मैं दोषी हूं, लेकिन वो जो फॉलो अप उनको करना है वो फॉलो अप नहीं कर रहे। उनको कोर्ट जाना चाहिए, उनको कोर्ट में कहना चाहिए कि मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ, वो गिरफ्तार उनको कोई नहीं करेगा। वो सामाजिक न्याय की बात करके फिर वापस जा करके दिल्ली बैठ जाते हैं। तो आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा ना। अगर जो कांग्रेस का जो कैरेक्टर है, अम्ब्रेला कैरेक्टर, उसके लिए आपको काफी सक्रियता दिखानी पड़ेगी, और अपने जो आपको कैरेक्टर है उसको उस स्तर पर ले जाना पड़ेगा जहां आपकी जो विश्वसनीयता है, निष्ठा है, वो निसंदेह हो, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं पड़े। आप घटनाओं के माध्यम से कांग्रेस की वैचारिकी को नहीं संभाल पाए। ठीक है, चलिए मनीष जी, अब एक आखिरी टिप्पणी आपसे। तमाम बातें उसमें मैं जो एक राहुल गांधी की वैचारिक स्पष्टता को लेकर के उस पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी, इसलिए रिपीट क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि राहुल गांधी जो बात उठाई है संलिप्तता की, कि मतलब ये भी शामिल थे, वो ऑलरेडी ये बात इतिहास में भी है कि गांधी की हत्या की जांच के लिए जो आयोग गठित हुआ था उसमें सावरकर की संलिप्तता मतलब उसने माना था। उसके बाद जो है उनको वहां से ये एक मतलब मैंने पढ़ा, तो अब मैं उसकी पुष्टि आप करेंगे या उस पर आगे जो भी ये जानकारी देंगे, लेकिन ये नहीं, टेक्निकली छूट जाना और टेक्निकली, लेकिन अदालत ने माना जरूर था, अदालत ने माना जरूर था। आगे का प्रसंग है, आप लोग साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया था, लेकिन संलिप्तता उनकी मानी गई थी। तो फिर तो ये तो उसी का वो हुआ ना। राहुल गांधी कोई नई बात तो कर नहीं रहे, जो कि इतिहास में भी पहले हुआ था, फिर ठीक है छूट गया, उसका उसी के बाद वो वीर कहलाया है। नहीं, देखिए, एक तो ये समझना है कि इसका भी जवाब दीजिएगा, साथ ले लीजिएगा कि साक्ष्य जुटाना भी काम पुलिस, सीआईडी और उसका होता है। तो यदि साक्ष्य से छूटने का, साक्ष्य के आधार पे छूटने में स्टेट शामिल होता है, उस खेल में शामिल होता है, वो उसको छुड़वाता है बाज़ाब्ता, छूटता कोई नहीं है। यानी सीआईडी और यदि वो प्रूफ नहीं ला पाई तो उसमें स्टेट का फेलियर था, उस वक्त जो भी उस पे थे उनका फेलियर था। मनीष जी बिल्कुल, वो पॉलिटिकल उस समय जो इस तरह की जो पावर लॉबी होगी उस समय जो थी, और उस पे जो इस तरह के लीडरान का जो होता है। जी, मैं ये कह रहा था कि जो स्टेट मशीनरी ये इस बात को ये करता है कि जो स्टेट की एजेंसी थी वो कांग्रेस के शासन में होने के बावजूद उस स्टेट मशीनरी में उस विचारधारा के लोगों का पेनिट्रेशन था। तभी वो एक अटेम्प्ट होने के बाद, एक असफल अटेम्प्ट होने के बाद गांधी की हत्या नहीं रोकी जा सकी और उनके दिल्ली में उपस्थिति को लोग नहीं मार्क कर पाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुत्व का न भी हो, लेकिन हिंदू धर्म और जाति का इतना गहरा असर था उस समय के स्टेट पे भी, तो उससे बहुत आप अलग कर करके आप सावरकर को छूट जाने को आप नहीं देख सकते हैं। वो कोई बहुत कुछ मिल नहीं पाया, कुछ हासिल नहीं पाया, वो सबूत के आधार पे, तथ्यों के आधार पे इसको देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पॉलिटिकल निर्णय था उनके छूट जाने का।
तो वो एक तो हमको लगता है ये लिखना चाहिए। दूसरी बात देखना चाहिए कि जो है, जो राहुल गांधी की वैचारिक स्पष्टता की बात है, तो वो बहुत वैक्यूम में बात नहीं करना चाहिए। जैसे आप जब बात करते हैं अभी के दौर में मुख्य धारा की जो राजनीतिक नेतृत्व है, अभी जो मुख्य धारा की नेतृत्व है, उसमें बनिस्पत जब आप देखते हैं तो राहुल गांधी ज्यादातर क्या अधिकतर से या संभवतः उसमें बहुत आगे नजर आते हैं। आप और उनके बहुत सारे विचारों पर भी बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे बात कर सकते हैं, लेकिन चीजों को आप वैक्यूम में नहीं देखेंगे। आप एक सापेक्षता उसको देखेंगे कि आज के सिचुएशन में आज जो चैलेंज प्रस्तुत किया है मोदी काल ने, आरएसएस ने जो चैलेंज पैदा किया है, उसका एक संतुलित किस्म का और सबसे आगे बढ़ करके मुकाबला करने की कोई सीरियस कोशिश, कोई गंभीर कोशिश और सारे रिस्क लेते हुए, सारी इस तरह की चीजों को ओन करते हुए कि खुद के लिए भी संकट है और पार्टी के लिए भी संकट है। जिस तरह का एक उनकी पार्टी में ही ये बहस है कि ये मसला उठा देने से नुकसान हो जाएगा, ये मसला उठा देने से गड़बड़ा जाएगा, या इंडिया गठबंधन में ही ये बहस अभी भी चल रही है। तो ये बहस चल रही है तो इसका क्या मतलब है? ये बहस चल रही है तो जो जो पुराने जो विचार है उसका गहरा असर अभी पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन पे हावी है। ये एक इसको इस रूप में ही देखना है। राहुल गांधी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियस कोशिश कर रहे हैं। और एक और बात जो उस बाहर निकलने का समर्थन मैं इस एंगल में कर रहा हूं कि हिंदुत्व का जो जनाधार है, उसका जो फूल ऊपर है, उसका जो जनाधार है, वह इस दौर में कमजोर हुआ है। वो कमजोर हुआ है, वो थोड़े संकट में गया है। तो बल्कि एक कह लीजिए कि पॉलिटिकल जो एजुकेशन इस समय जितना हुआ है मास का, देखिए किसी खास दौर में जो मास एजुकेशन होता है वो 1 by 1 नहीं होता है। कोई खास ऐसा दौर आता है। 2024 का चुनाव मैं समझता हूं कि जनता को मास रूप से एजुकेट करने में जितना बड़ा रोल अदा किया है, ये इतिहास में याद किया जाएगा। मैं जहां तक उसको देखता हूं, मैं उसको बहुत हल्के में नहीं ले रहा हूं। और इसने बहुत सिकोड़ दिया है भाजपा के आरएसएस के जनाधार को। और इस समय ऐसे मसलों पर जब ये अटैक करते हैं तो कोई बहुत ताकतवर विरोध नहीं होता है, वो कोर का विरोध है। वो भाजपा के भी एक जनाधार ऐसा है जो इस पे बहुत ताकतवर विरोध नहीं करेगा। उसका जो एक बहुत छोटा दायरा है वो इस पे विरोध, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इन प्रश्नों पे बहुत ताकतवर तरीके से बोलना, जिनको विवादित प्रश्न माना जाता था, यह नुकसानदायक राजनीतिक रूप से भी नहीं होने जा रहा। मैं इस बात को बार बार इसको मैं महसूस कर रहा हूं, राजनीतिक रूप से भी नुकसानदायक नहीं होने जा रहा है। वैचारिक प्रश्नों को इस समय अगर ये राहुल गांधी के साथ और भी एक 10-12 की अगुवा टीम होती तमाम इंडिया गठबंधन के बीच से, और वो इसको टेक ओवर करती, तो हम समझते हैं कि बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही ये कि मतलब कि ये अभी नुकसान नहीं करेगा। हालांकि मैंने बार बार इस चीज को कहा कि नुकसान हो तब भी ये बात करनी चाहिए। आज बहुत सारगर्भित बातचीत हुई इस मुद्दे पर, और मुझे लगता है कम लोग इस पर बातचीत करेंगे, और ज्यादा जरूरी है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा जगह पर बातचीत हो इस मसले पर, कि क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी के मानहानि के मुकाबले का नहीं, मामले का नहीं है। ये उस वैचारिकी का है जो गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ, और गांधी की विचारधारा या भारत का जो लोकतंत्र है, जो हमें संविधान के मार्फत आजादी के बाद से मिला है, उसकी बात है, उसके संरक्षण की बात है। आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण जो है इनपुट देने के लिए, और हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट का भी। कल फिर हम मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।